मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए पार्ट 3 हिस्ट्री के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में यूनिट 2 का जो टॉपिक है राणा सांगा और गुजरात के साथ इनके कैसे संबंध थे, तो राणा सांगा और गुजरात संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। राणा सांगा और गुजरात के संबंध से पहले थोड़ा सा हम इसमें सांगा के बारे में इतिहासकारों के क्या विचार हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। राणा सांगा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्होंने न केवल राजस्थान का ये एक महान योद्धा थे, बल्कि भारत के भी ये महान योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने मेवाड़ की सत्ता संभालने के बाद उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए और मेवाड़ की आंतरिक स्थिति को सुधारने के बाद मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों को पुनः अधिकृत करना भी प्रारंभ कर दिया था। मालवा गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके मेवाड़ की प्रतिष्ठा को चरम सीमा तक पहुंचाया था और इसीलिए अभिलाष शारदा ने भी लिखा है कि मेवाड़ के महाराणाओं में महाराणा सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए हैं। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। डॉक्टर ओझा का भी ऐसा मानना है। उन्होंने भी सांगा की प्रशंसा में लिखा है कि महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और उसे बाद में राज्य दे देना सांगा जैसा उदार और वीर पुरुष का ही ये कार्य हो सकता है। वह एक सच्चा क्षत्रिय था। उसने कितने शहजादों और राजाओं आदि को अपनी शरण में रखा और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए युद्ध भी किया और इस तरह से वो एक निडर, साहसी, वीर और एक अच्छा योद्धा बन गया था, जिसने मेवाड़ में एक साम्राज्य बना दिया था। इतिहास में महाराणा का नाम हिंदू सम्राट के रूप में अंकित है, जिसके नेतृत्व में सब राजपूत जातियां विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए संगठित हुई थी। उनका संपूर्ण जीवन युद्ध में व्यतीत हुआ और देश के सम्मान के साथ साथ जातीय गौरव को बढ़ाने का भी उन्होंने भरसक प्रयास किया था। सांगा के गुजरात के साथ कैसे संबंध थे, इस बारे में हमने और बिंदु लिए हैं। उसमें है नागौर का प्रश्न और इसके अलावा मेदिनी राय के विरुद्ध सहयोग देना, दोनों ही शासकों की विस्तारवादी नीति, ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न और फिर कौन सी युद्ध की घटनाएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गुजरात के शासक से मेवाड़ के संबंध, जैसा हम देखते हैं कि परंपरागत इनकी शत्रुता थी, पहले से इनके संबंध खराब थे और इनकी आपसी कटुता के कारण दोनों ही राज्यों के बीच में संघर्ष भी अवश्यंभावी था। राणा सांगा के मध्य मेवाड़ गुजरात के आपसी संबंध और बिगड़ गए थे, जिसके प्रमुख कारण हम यहाँ पर उसका चर्चा करेंगे। तो संघर्ष के कारण में पहला है नागौर का प्रश्न। नागौर एक मुस्लिम राज्य था जिसे कुंभा ने पहले अधिकृत कर लिया था और नागौर राजस्थान के राजपूत राज्यों के मध्य एक छोटा सा मुस्लिम राज्य भी बन गया था। नागौर का मुस्लिम राज्य गुजरात का समर्थक था। गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर नागौर को स्वतंत्र राज्य बनाए रखना चाहता था और सांगा नहीं चाहता था कि राजस्थान में ये एक मुस्लिम राज्य स्वतंत्र रूप से बना रहे। तो संघर्ष इनमें हुआ। दूसरी बात थी मेदिनी राय के विरुद्ध सहयोग देना। गुजरात के सुल्तान ने मेदिनी राय के विरुद्ध मांडू आक्रमण हेतु महमूद खलजी की सैनिक सहायता की थी। इससे राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता के लिए मांडू पर आक्रमण कर दिया था। तो दोनों के ही अपने अपने स्वार्थ थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे।
तीसरा कारण है विस्तारवादी नीति। गुजरात और मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता और विस्तारवादी प्रतिद्वंदिता थी। दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे। गुजरात के अभियानों को सफल बनाने हेतु राणा सांगा ने सिरोही, बांगड़ और वहाँ के शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के राज्यों का एक उन्होंने सुदृढ़ और संगठित संघ बना लिया था। इस संगठन से गुजरात का जो शासक था वो नाराज था, वो अपने लिए इसे घातक समझता था। तो ये भी इनके बीच में संघर्ष का कारण बना। चौथा कारण है ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न। ये तात्कालिक कारण रहा है। ईडर के उत्तराधिकार के मामले में गुजरात और मेवाड़ दोनों ही रहे हैं और इसके लिए कुछ जनश्रुतियाँ हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गुजरात और मेवाड़ राज्य की सीमा के मध्य होने के कारण ईडर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसीलिए गुजरात का सुल्तान भी ईडर पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, ताकि मेवाड़ पर वो आगे सरलता से आक्रमण कर सके। तो गुजरात के सुल्तान ने भारमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया, तो राणा सांगा ने रायमल को ईडर का राजा बना दिया और इसीलिए इन दोनों के बीच में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनके बीच में युद्ध होना निश्चित था। युद्ध की जो घटनाएं हैं उनसे भी और स्पष्ट हो जाएंगे इनके संबंध। तो राणा सांगा द्वारा जब रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया गया तो गुजरात का शासक मुजफ्फर काफ़ी नाराज हुआ और रायमल को परास्त करने हेतु वो अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क को उसने भेज दिया। रायमल ने निजामुल मुल्क को एक बार तो ईडर से भगा दिया। 2 बार सेना के असफल होने के बाद तीसरी बार मलिक हुसैन को गुजरात के सुल्तान ने भेजा। इस पर वो ईडर का अधिकार करने में सफल हो गया था। 1519-20 में जब राणा सांगा स्वयं सेना लेकर ईडर पहुंचा तो उसने मलिक हुसैन को परास्त कर रायमल को पुनः गद्दी पर बैठा दिया। गुजरात की भागती हुई सेना का उसने पीछा किया और वो अहमदाबाद पहुंच गई थी। तो सांगा भी पीछा करते हुए अहमदाबाद दुर्ग को तरफ पहुंच गए और उसको घेर लिया था और वहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, लूटपाट की। सांगा ने आगे बढ़कर फिर और क्षेत्र भी जीते, गुजरात प्रदेश को भी लूटा और बाद में वो फिर पुनः चित्तौड़ आ गया था। तो गुजरात का सुल्तान इन पराजय का, इस हार का अपमान सहन नहीं कर सका और उसने फिर हाकिम मलिक अयाज के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। राणा की विशाल सेना देखकर वह भयभीत हुआ और उसके बाद गुजरात का सुल्तान को संधि करनी पड़ी थी। गुजरात के उत्तराधिकार संघर्ष में भी गुजरात को और अधिक दुर्बल बना दिया था और 1524 में गुजरात सुल्तान का पुत्र बहादुर खां भाई की शत्रुता के कारण राणा सांगा के पास चित्तौड़ आ गया था और बहुत समय तक राणा सांगा की शरण में रहा था। इस प्रकार राणा सांगा और गुजरात को अपने प्रभाव में रखने में राणा सांगा सफल हो गए थे। तो इनके बीच में ये सारे संघर्ष के कारण रहे थे। हम गुजरात के बाद अब आगे देखेंगे सांगा और दिल्ली सल्तनत के साथ सांगा के कैसे संबंध थे। कई बार बाबरनामा में ये बात का इतिहासकार जिक्र करते हैं कि बाबर और सांगा के बीच में खानवा के युद्ध का एक कारण बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में ये बताया है कि सांगा ने उसके साथ विश्वासघात किया था और वो विश्वासघात का बदला लेने के लिए उसने खानवा का युद्ध किया है, क्योंकि इनके बीच में कोई गुप्त समझौता हुआ था। उसके तहत ये इब्राहिम लोदी पर
सांगा और बाबर आक्रमण करना चाहते थे। उस गुप्त समझौते के तहत बाबर दिल्ली की तरफ आक्रमण करेगा और ये इधर से आगरा की तरफ से सांगा उधर आक्रमण करेंगे। तो ऐसे इनके बीच में समझौते की बात बाबरनामा में हमें मिलती है। इतिहासकार ये कहते हैं कि सांगा ने जब पहले ही दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को खुद अकेले पराजित कर दिया है, तो वो बाबर को क्यों इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए बुलाएगा। और इस बारे में इतिहासकार कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पर सांगा ने कोई कूटनीतिक चाल चली हो। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इब्राहिम लोदी के साथ लड़े गए युद्ध, खातौली का युद्ध और बाड़ी या धौलपुर का युद्ध, इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन देखेंगे। तो सांगा के समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का शासन था और 1504 ईस्वी में उसने आगरा का नगर बसाया था और सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। वो भी साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था इब्राहिम लोदी। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर उसने चढ़ाई की। तब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली, जो कि बूंदी के वहाँ है, और वहाँ पर इनके बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में सांगा विजयी रहा। इसी तरह से दूसरा युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था, बाड़ी का युद्ध। इब्राहिम लोदी ने खातौली के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए फिर से 1518 ईस्वी में उसने मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ माखन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी थी। राणा सांगा ने बाड़ी, जो कि धौलपुर के निकट था, इस सेना को पराजित किया और स्वयं बाबर ने भी अपने आत्मकथा में इस युद्ध में राजपूतों की विजय बताई है। इस विजय के बाद महाराणा सांगा उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया था। तो यहाँ पर आज हमने सांगा और गुजरात और सांगा और दिल्ली सल्तनत की बात की है। तो सांगा के लिए कह सकते हैं कि सांगा एक महान शासक था, जिनके लिए कहा जाता है कि वो न केवल भारत में एक अलग तरह का शासक था, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख, एक हाथ, एक पाँव, और शरीर में जगह जगह उनके घाव थे। इतने युद्धों में उन्होंने भाग लिया था, ऐसा हमें विश्व में कोई भी शासक नहीं मिलता है। और उसके बावजूद भी उसने मेवाड़ को सुदृढ़ बनाया। सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने पड़ोसी शक्तियों के साथ भी संघर्ष किया और अपने मेवाड़ को आंतरिक समस्याओं से भी मुक्त करा के उसे सुदृढ़ बनाया। और इस तरह से उन्हें उस समय हिंदू पद पातशाही की उपाधि भी दी गई थी।